फ्रेंड्स, आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसने समंदर में 438 दिन गुजारे। वो इंसान समंदर में सिर्फ इसलिए गया था कि उसका इरादा ये था कि वो अगले 30 घंटे वहां पे गुजारेगा। एक तूफान ने उसकी बोट को हिट किया और वो पैसिफिक ओशन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया, जिसको अपने साथी की मौत 4 महीने बाद बर्दाश्त करनी पड़ी और जिस पर मिलने के बाद इल्जाम ये लगा कि वो अपने उस साथी को जो कि उस बोट में उसके साथ मौजूद था उसको खा गया है। ये 438 दिन उसने समंदर में शार्क्स को, व्हेल्स को, टर्टल्स को और फिश को खाते हुए गुजारे। बहुत सारा वक्त ऐसा आता था जब बारिश नहीं होती थी और पीने का पानी नहीं होता था। उस मौके पर इस इंसान ने टर्टल्स का ब्लड और अपना यूरिन पीकर गुजारा किया। 438 दिन समंदर में गुजारने की ये कहानी बहुत फैसिनेटिंग है और आज मैं आपको यही कहानी तफसील से बयान करूंगा। इन इंसान का नाम था होजे सेल्वाडोर अल्वारेंगा और इनके वो साथी जो कि इनके साथ बोट में मौजूद थे, उनका नाम था एज़ेकिएल कोर्डोबा। ये दोनों के दोनों 17 नवंबर सन 2012 को कोस्टा अज़ुल की पोर्ट से मेक्सिको से रवाना हुए फिशिंग के लिए। ये फिशिंग ट्रिप तकरीबन 30 घंटे का था और 30 घंटे बाद इनको समंदर से मछली पकड़कर वापस लेकर आनी थी। इन दोनों को ऑलरेडी ये इल्म था, इन दोनों को ऑलरेडी ये पहले से पता था कि समंदर के अंदर तूफान आने वाला है। लेकिन अगर आप इस बात पे गौर करें कि एक दिन की फिशिंग जो कि वो 30 घंटे की करते, वो उनके तकरीबन एक हफ्ते के राशन के लिए काफी होती थी। तो आई थिंक ये उनके पास एक गोल्डन चांस था कि वो मछलियां पकड़ें और वापस अपने टाउन में आ जाए और अगला एक हफ्ता जब तूफान आने वाला था उसको सुकून से गुजारें। इन्होंने एग्जैक्टली यही किया। ये 17 नवंबर सन 2012 को शाम के टाइम पर फिशिंग के लिए रवाना हुए। इनका सफर इनको तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर पोर्ट से लेकर जाने वाला था, जहां पे इन्होंने डीप सी फिशिंग करनी थी और मछली पकड़कर वापस लानी थी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा जब तूफान ने इनको हिट किया और इनको पहली बार ये अंदाजा हुआ कि तूफान इनकी तवक्कुआत से जल्दी इनको हिट कर चुका है। इस मौका पर इनको और तो कुछ जाहिरी सी बात है समझ में नहीं आई, क्योंकि इनकी बोट कुछ बड़ी थी नहीं। इनकी बोट थी तकरीबन 7 मीटर या 23 फुट के आसपास। इसके पीछे एक छोटी सी मोटर लगी हुई थी जो कि बोट को चलाने में काम आती थी और चूंकि ये बोट इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई थी कि ये समंदर में ज्यादा टाइम गुजारे, 1-1.5 दिन से ज्यादा गुजारे, इसलिए इस बोट के ऊपर कैनोपी भी नहीं थी। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि इनको सूरज से या बारिश से प्रोटेक्ट कर सकती। अब जब बोट हिलने लगी और समंदर में डोलने लगी तो पहला ख्याल इनको यही आया कि हम जितना मुमकिन हो सके बोट के ऊपर से वजन कम कर लें। अगर हम ईमानदारी की बात करें तो ये अच्छी खासी मछली अपने पास तकरीबन पकड़ चुके थे। तकरीबन 500 पाउंड के आसपास कहा जाता है कि इनके पास मछली मौजूद थी, जो कि उस बोट के ऊपर मौजूद एक रेफ्रिजरेटर में इन्होंने रख ली थी। अब आप इस चीज को जहन में रखिएगा कि इनके पास बोट के ऊपर सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर था। इनकी बोट के ऊपर कैनोपी मौजूद नहीं थी, इनकी बोट के ऊपर लाइट्स नहीं थी, इनकी बोट के ऊपर पीने के पानी की स्टोरेज मौजूद नहीं थी जब इनको तूफान ने हिट किया। तो डेफिनेटली इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने मछली जो कुछ भी बोट से फेंक सकते थे, इवन मछलियां पकड़ने का गियर, वो सब का सब इन्होंने उठाकर समंदर में फेंक दिया ताकि ये बोट को इतना हल्का कर लें कि उसको मैन्यूवरिंग करने के काबिल हो जाए। क्योंकि फिर एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपने जितनी भी चीजें आपको तंग कर रही होती है ना, जो भी चीजें आपको आपकी बोट को भारी बना रही होती है, उनको उठा के अपने पानी में फेंकना होता है। इसलिए ताकि अगर खुदा ना खासा आपकी बोट के अंदर पानी भर जाए तो आपकी बोट सिंक ना करे। ठीक है, फिर पानी का वजन बोट के वजन में ऐड हो जाएगा, उस गियर के वजन में ऐड हो जाएगा। तो इन्होंने सब चीजें उठाकर पानी के अंदर वापस फेंक दी। समंदर की इन लहरों से लड़ते झगड़ते इन्होंने रात को उसी वक्त अपना वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन तूफान इनको वापस आने नहीं दे रहा था। कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह से सुबह के तकरीबन 7-8 बजे के आसपास ये इतना करीब पहुंच गए कि इनको मेक्सिको के माउंटेन्स, पहाड़ दोबारा नजर आना शुरू हो गए। कहा ही जाता है कि ये तकरीबन कोस्ट से 24 मील दूर आसपास थे जब का ये वाकया है। और वाकया क्या हुआ कि इनकी बोट के अंदर फ्यूल खत्म हो गया। अब जब फ्यूल खत्म हो गया तो जाहिर बात है बोट की मोटर ने चलना छोड़ दिया। इनके पास एक रेडियो था जिस रेडियो की मदद से ट्रांसमिशन कर सकते थे। तो इन्होंने SOS कॉल दी, यानी कि सेव आवर सोल्स, आएं और हमें बचाएं। इनके बॉस ने वो कॉल पिक की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रुकें, हम आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद इनके रेडियो की बैटरी भी डाई डाउन हो गई और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है पानी बार बार लगने की वजह से वो रेडियो खराब हो गया हो। तो इनका वाहिद रास्ता जो कि बाहर की दुनिया से था, वो VHF सेट या वो रेडियो सेट, अब वो भी काम नहीं था कर रहा। प्रोपल्शन लॉस होने का नतीजा ये निकला कि अब ये मुकम्मल तौर पर समंदर के रहम करम पर आ गए और जो जमीन के वो इतना करीब पहुंच चुके थे, समंदर ने इनको वापस खुले समंदर की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो अगर आप सिर्फ पैसिफिक ओशन को पैसिफिक ओशन की साइड से देखें तो आपको जमीन की सिर्फ पेरिफेरी नजर आती है। दुनिया का 1/3 हिस्सा जो है वो पैसिफिक ओशन के ऊपर मौजूद है और समंदर की सबसे गहरी जगह जिसको कि मारियाना ट्रेंच कहा जाता है वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। सो इट्स अ वास्ट सी
और इतने बड़े समंदर में गुम हो जाना, इतने बड़े बहर में गुम हो जाना और फिर उसके बाद उसको ढूंढने की कोशिश करना ऐसा ही है कि जैसे वाकई किसी सुई को तलाश किया जा रहा हो एक बड़े से घास के ढेर के अंदर। इट्स लाइक अ टाइनी स्पेक ऑफ अ सैंड डस्ट इन पैसिफिक ओशन। तो इनकी बोट अब ये ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई अपनी पोजीशन से। इनकी पोजीशन वो पहले वाली नहीं रही जो कि थी, और आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिको के वो पहाड़ जो कि उनको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे वो दूर होने लगे। रेडियो उनका ऑलरेडी डाई डाउन हो चुका था, प्रोपल्शन इनका ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था और इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी, एंकर भी नहीं था, सी एंकर भी नहीं था जो कि इनके ड्रिफ्ट को कंट्रोल में कर सकता। ड्रिफ्ट होते होते ये आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर होते गए। अगर हम इनकी कंपनी की बात करें तो उनके हिसाब से उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू किया, जो कि जाहिर सी बात है किसी किस्म के रिजल्ट लाने में नाकाम रहा, क्योंकि इन दोनों हजरात को ढूंढा नहीं जा सका। दिन गुजरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये बोट पैसिफिक ओशन में मजीद गहरे समंदर की जानिब जाती रही। और अगर आप पैसिफिक ओशन के ऊपर गौर करें तो जिस लोकेशन के आसपास ये मौजूद थे वो कोई आम शिपिंग लेन भी नहीं है, यानी कि वहां से बड़े बड़े बहरी जहाजों का भी ज्यादा गुजर नहीं होता। मिस्टर अल्वारेंगा के अपने बयान के हिसाब से एक दफा ऐसा हुआ कि उनको एक बड़ा जहाज मिला जिसकी जानिब वो हाथ हिलाते रहे, लेकिन बहरहाल शायद उनको देखा नहीं गया या देयर माइट बी सम अदर रीजन, वो जहाज नहीं रुका और उसके बाद उनको दोबारा अपने इस 438 दिन के सफर के दौरान में कोई दूसरा जहाज नजर नहीं आया। अब जब ये लोग मैक्सिको की कोस्ट से दूर हुए तो इनके पास खाने पीने की कोई अशिया मौजूद नहीं थी। इनके पास पीने का ना तो पानी मौजूद था और ना ही उस पानी को स्टोर करने की कोई चीज मौजूद थी। मिस्टर अल्वारेंगा के अपने बयान के मुताबिक उन्होंने समंदर में तैरते हुए कुछ बोतलें उठाई और उसके बाद उन बोतलों को पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया। ये पानी वो तब स्टोर करते थे जब बारिश होती थी, और जब बारिश नहीं होती थी तो सी टर्टल्स जो वो पकड़ते थे अपने खाने के लिए अपने बेयर हैंड से उनका वो खून इसमें जमा करते थे। जब वो भी बाकी नहीं रहता था तो जो यूरिन वो कर रहे होते थे वो उसको उन बॉटल्स में स्टोर करते थे और फिर उसी यूरिन को वो पीते थे। जहां तक बात रही खाने की तो यही मछलियां, शार्क्स, वेल्स, बेबी शार्क्स को पकड़ना आसान होता है, ये इतनी वैसे डेंजरस नहीं होती जितनी हम आमतौर पर समझते हैं। तो इनको पकड़ के उन्होंने इनको रॉ फिश के तौर पर खाया। रॉ फिश का मतलब ये है कि जो ना तो पकी हुई हो और ना ही भुनी हुई हो। अभी सफर का तकरीबन चौथा महीना चल रहा था और इनके पास किसी भी किस्म की होप मौजूद नहीं थी। जब बारिश होती थी पानी पी लिया जाता था, जब मौका मिलता था मछलियां पकड़ ली जाती थी। जब तकरीबन चौथा महीना था तो इनके जो कंपेनियन थे यानी कि एज़ेकिएल कोर्डोबा, उन्होंने खाने पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि रॉ फिश और रॉ फूड खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार रहने लगे। और एक पॉइंट ये आया कि उन्होंने कहा कि ना मैं अब खाऊंगा और ना मैं अब पीऊंगा। मिस्टर अल्वारेंगा के अपने बयान के हिसाब से कोर्डोबा ने स्टारवेशन की वजह से अपनी जान खो दी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने खाना पीना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। जब लाश गलने संडे लगी तो मिस्टर अल्वारेंगा के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी कि वो इस लाश को उठाते और समंदर की नजर करते। उनके अपने बयान के मुताबिक उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन मिस्टर एज़ेकिएल कोर्डोबा के रिश्तेदारों के हिसाब से अल्वारेंगा ने ऐसा नहीं किया था और उनके ख्याल में अल्वारेंगा ने एज़ेकिएल कोर्डोबा को खाया था और इसी बुनियाद पर उन्होंने उनको सू भी किया जब वो वापस मैक्सिको गए। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में हम स्टोरी से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। जब ये कहानी लोगों के सामने आई तो उनसे पूछा यह गया कि आपने ये जो 4 महीने का एस्टीमेट लगाया है ये आपने कैसे लगाया। तो अल्वारेंगा का जवाब बिल्कुल सादा और आसान सा था। उन्होंने कहा कि मैं लूनर साइकिल देखता था, यानी कि चांद को देखकर मैं ये अंदाजा लगाता था कि मुझे कितने दिन समंदर के अंदर हो चुके हैं। और उनका कहना यह था कि चौथा लूनर साइकिल चल रहा था जब ये कहानी सरअंजाम पाई। इसके बाद अल्वारेंगा अपनी इस बोट पर अकेले रह गए और बाकी तकरीबन 10 महीने का सफर उन्होंने अपनी इस कश्ती के ऊपर अकेले गुजारा। पैसिफिक ओशन उनको ड्रिफ्ट करवाता रहा और उनको आहिस्ता आहिस्ता मजीद गहरे समंदर में लेके जाता रहा। अब इस चीज को मिस्टर अल्वारेंगा की खुशकिस्मती कहिए या जो भी कहिए, पैसिफिक ओशन के दरमियान में आपको एक छोटी सी जगह नजर आती है जिसको कहा जाता है एबन अटोल। एबन अटोल बेसिकली मार्शल आइलैंड्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। ये एक ऐसी जगह है जिसको हम मिडल ऑफ नोवेयर तो आसानी से कह सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा आबादी भी मौजूद नहीं है और इस जगह पर पहुंचना एक छोटी सी बोट का, वो भी समंदर और मौसम के रहमो करम पर, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ, यानी कि हेस्टैक में से नीडल ढूंढना। लेकिन एबन अटोल के इस जजीरे के ऊपर, जो कि बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है, बहुत ही छोटा सा, उनका तकरीबन 14वां महीना चल रहा था जब अपनी बोट के पास उनको नारियल पानी में तैरते हुए नजर आए और साथ ही उनको कुछ बर्ड्स भी नजर आए, परिंदे भी नजर आए। हम मर्चेंट नेवी की जुबान में एक बड़ी मजेदार चीज कहते हैं कि जब आपको बर्ड्स नजर आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये है कि जमीन कहीं पे करीब है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मिस्टर अल्वारेंगा। उनको ये तो पता नहीं था कि वो कहां पर हैं, लेकिन जब उनको ये उम्मीद हो चली थी कि शायद कहीं पे जमीन आसपास है, एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी वाज।
थोड़ी देर बाद उनको एबन अटोल का जजीरा ये नजर आना शुरू हुआ, लेकिन मिस्टर एल्वरेंगा के अपने बयान के मुताबिक उनको अब ये डर था कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि अब ये जजीरा भी थोड़ी देर बाद मुझसे दूर चला जाए, क्योंकि उनकी कश्ती में चप्पू भी नहीं थे जिनको चला के वो जमीन के करीब जा सकते। लेकिन बहरहाल पैसिफिक ओशन आहिस्ता आहिस्ता उनको ड्रिफ्ट कराता कराता इतने करीब ले गया इस जजीरे के कि उन्होंने अपनी कश्ती से छलांग लगाई और वो तैरते हुए इस जजीरे के ऊपर पहुंचे। जब वो इस छोटे से जजीरे के ऊपर पहुंचे तो उन्हें सामने एक छोटा सा घर नजर आया। इस घर के दरवाजे के ऊपर जाकर उन्होंने नॉक किया। इस घर के जो रेजिडेंट्स हैं उनके बयान के मुताबिक जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने अपने सामने एक इंसान को बरहना पाया जिसकी दाढ़ी और बाल बेहद किस्म के बड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बंदा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है और वो स्पेनिश जुबान में कुछ ऊंचा ऊंचा चीख ही जा रहा था। ये वो वक्त था जब मिस्टर एल्वरेंगा को जिंदा पाया गया और ये बात है 30 जनवरी सन 2014 की। इन रेजिडेंट्स ने अथॉरिटीज को आगाह किया और आहिस्ता आहिस्ता चंद ही दिनों में ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई कि एक इंसान को जिंदा तलाश किया गया है जो कि तकरीबन 14 महीने से गायब Kind of unbelievable story they make movies about. A man Jose Salvador Alvarenga famously survived after being lost at sea for 438 days. He's now clean shaven and got a haircut, but still seems dazed. मिस्टर एल्वरेंगा के अपने बयान के मुताबिक वो 15 लूनर साइकिल यानी कि 15 कमरी महीने उन्होंने समंदर के अंदर गुजारे हैं जो कि तकरीबन 438 दिन बनते हैं। ऑफ कोर्स ये कहानी बिलीवेबल नहीं थी और ऑफ कोर्स इनसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई और बहुत सारे सवालात किए गए। इवन मेडिकल एक्सपर्ट्स को इस पूरे के पूरे मैदान में उतारा गया, क्योंकि मैं आपको कई दफा ये बात बता चुका हूं कि समंदर में एक इंसान का जिंदा रहना, वो भी एक कश्ती के अंदर 438 दिन तक, तकरीबन एक नामुमकिन काम है। इसलिए उनकी स्टोरी के ऊपर कोई भी यकीन शुरू में नहीं कर रहा था। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जिनमें गार्डियन आ गया, टाइम मैगजीन आ गया, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने इनसे ना सिर्फ क्रॉस क्वेश्चनिंग की बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट से ये सवालात किए गए कि आप हमें ये बता दें कि एक इंसान 438 दिन सिर्फ टर्टल्स को खाकर, शार्क को खाकर, व्हेल को खाकर, जेलीफिश को खाकर, दूसरी फिश को खाकर, बारिश का पानी पीकर, टर्टल्स का खून पीकर कैसे जिंदा रह सकता है और कैसे ऐसा हुआ कि इनको कोई भी किसी किस्म की बीमारी नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको मौजज़ा कहिए या जो भी कहिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इस बात पर आमादा रहे कि देखें जो ये फूड खाते रहे हैं उसमें बहरहाल विटामिन सी और दूसरे विटामिन मौजूद थे। वेजिटेबल्स नहीं थी, लेकिन चूंकि ये टर्टल्स भी खाते रहे हैं तो टर्टल्स के अंदर विटामिन सी भी होता है और दूसरे कई और ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि हमें वेजिटेबल यानी कि सब्जियों से मिलते हैं, तो बिल्कुल ये जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एनीवे इट वाज एन अमेजिंग स्टोरी। और जब ये वापस मैक्सिको तक कहानी पहुंची तो किसी को यकीन नहीं था रहा कि एक आदमी 438 दिन तक जिंदा रहकर मजूरो बेसिकली कैपिटल है मार्शल आइलैंड का, और मार्शल आइलैंड का ये एबन अटोल जो है वो आइलैंड है, जजीरा है, जजीरों का ग्रुप है बेसिकली। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो बंदा मैक्सिको से इतना दूर पहुंच गया है। अगर आप इस सफर की लंबाई का अंदाजा लगाएं तो ये 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफर बनता है, अराउंड 10,800 किलोमीटर्स। और इसके ऊपर फिर आगे मुख्तलिफ कयास आई हैं कि पता नहीं उनकी बोट ने कौन सा रास्ता लिया होगा, कौन सा नहीं लिया होगा, तो ये डिस्टेंस से ज़्यादा भी बन सकता है और इससे थोड़ा सा कम भी बन सकता है। तो ये तकरीबन 1/3 से थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस है दुनिया का अगर हम सरकमफ्रेंस देखें तो। इट इज़ सच एन अमेजिंग स्टोरी कि समंदर के मुकम्मल रहमो करम पर एक आदमी 438 दिन बाद कहाँ मैक्सिको और कहाँ मार्शल आइलैंड और वहां तक पहुंच गया। और इसको भी खुदा का करम ही गई है कि वो मार्शल आइलैंड के करीब पहुंच गए, क्योंकि अगर वो मार्शल आइलैंड को किसी भी तरह से मिस कर जाते तो फिर इनका अगला स्टॉप फिलीपींस होना था, जो कि मजीद 3-4 हजार माइल दूर था। उनको शायद 200 दिन और लगते फिलीपींस तक पहुंचने में। बहरहाल इनको मजूरो लेके जाया गया जहां पे इनको मेडिकल अटेंशन दी गई, और इस मेडिकल अटेंशन हासिल करने के बाद जब डॉक्टर्स ने इनको फिट टू फ्लाई करार दिया तो फिर इनको वापस मैक्सिको भेज दिया गया, इनके होम टाउन, जहां पे ऑब्वियसली इनकी फैमिली कंप्लीटली शेल शॉक थी, क्योंकि मैक्सिको में तमाम के तमाम लोग ये यकीन कर चुके थे कि इन दोनों अफराद में से कोई भी जिंदा मौजूद नहीं है। और जब इनको जिंदा पाया गया तो उसके बाद जो जे कोरोडोबा की फैमिली थी उन्होंने ये इल्जाम लगाए कि जी आप हमारे बंदे को खा गए हैं बोट के ऊपर, फिर उनको सू किया गया और फिर बहुत सारी कहानियां चली। लेकिन बहरहाल दिस इटसेल्फ इज सच एन अमेजिंग स्टोरी एंड आई वांटेड टू टेल दिस स्टोरी टू यू गाइस टुडे इन डिटेल। अगर आप इस स्टोरी के बारे में पहले से जानते थे लेकिन आपने फिर भी वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो अमेजिंग लगी हो, अच्छी लगी हो या किसी भी तरीके से पसंद आई हो तो व्हाई नॉट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी।